वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 31 मार्च 2022 है। यह है फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस सीरीज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज का पहला टॉपिक है पैन आधार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो पैन है यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार के साथ लिंकअप करने की जो डेडलाइन है उसको फिर से एक्सटेंड किया है। ये फोर्थ टाइम इसको एक्सटेंड किया गया है और जो नेक्स्ट डेडलाइन है दैट इज़ 31 मार्च 2023। अब ये खबर यहाँ पर नहीं रुकती है, इसमें पेनल्टीज़ भी हैं कि अगर जो टैक्स पेयर्स हैं वो राइट टाइम पर यानी कि 1 अप्रैल से अगर आप अपने पैन को आधार के साथ लिंकअप नहीं कराते तो पहले 3 महीने के लिए आपको 500 रुपीज़ फ़ाइन पे करना पड़ेगा और उसके बाद ये फ़ाइन जो हैं वो 1,000 रुपया हो जाएगा। तो बेसिकली सरकार जो है ये, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ टाइम ये एक्सटेंशन दिया गया है और आज भी बहुत सारे ऐसे पैन अकाउंट्स हैं या फिर परमानेंट अकाउंट नंबर्स हैं जो आधार के साथ लिंक्ड अप नहीं हैं। कुछ सालों पहले जब सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंकअप करने की बात बताई थी, जब ये प्रोग्राम लेकर आई सरकार, तब बताया था कि हमारे देश में क्या है कि डुप्लीकेट पैन नंबर्स बहुत हैं, लेकिन आधार के साथ अगर इसको लिंकअप किया जाए तो ऑटोमेटिकली मीन्स ऐसे हज़ारों लाखों ऐसे डुप्लीकेट पैन नंबर्स जो हैं वो मिले थे जब आधार के साथ इसको लिंकअप किया गया। तो टैक्स की जो चोरी होती है तो इसको रोकने के लिए ये सिस्टम बहुत काम आती है। तो दैट्स द रीज़न वाई आधार को पैन के साथ जो है वो लिंकअप करने की ऊपर सरकार जो है वो जोर दे रही है। However, till 31st March 2023, the PAN of SSEs who have not intimated their Aadhaar will continue to be functional for the procedures under the Act, like furnishing of return of income, प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स इट्साइड। मतलब यह है कि अगर आपने पैन जो है उसको आधार के साथ लिंकअप नहीं किया है तो भी आप इनकम टैक्स पे कर पाएंगे या फिर रिफंड्स की जो प्रोसेस है वो भी हो जाएगी, लेकिन होगा यह कि आपको जो आपकी पेनल्टी है वो तो पे करनी ही पड़ेगी। तो आई एम श्योर अब जितने लोग जो हैं वो अभी तक उन्होंने अपना आधार जो है वो सीड नहीं करवाया है उनके साथ पैन के साथ, तो वो करवा देंगे, क्योंकि अब सरकार मुझे नहीं लगता है कि और इसको ज़्यादा एक्सटेंड करेगी, बट यू नेवर नो। एनीवे, दूसरी जो लाइन है वो ये है कि एट आफ्टर 31 मार्च 2023 द पैन ऑफ टैक्स पेयर हु फेल टू इंटीमेट देयर आधार एज रिक्वायर्ड शैल बिकम इनऑपरेटिव। अगर 31 मार्च 2023 यानी कि एक साल के अंदर आपने ये पैन और आधार को लिंकअप नहीं करवाया तो अप्रैल 2023 से ये होगा कि आपका जो पैन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको फिर से उसको ऑपरेट करना है तो फिर आपको आधार के साथ उसको लिंकअप करवाना पड़ेगा और उस टाइम पर जो भी पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि ये फोर्थ एक्सटेंशन है और गवर्नमेंट जो है वो आधार को मैंडेटरी बनाया है इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए, और अगर आपको नया पैन निकलवाना है तो इसके लिए भी आधार जो है वो मैंडेटरी है। तो अब नए कार्ड्स जो आएंगे वो आधार के बिना आप नहीं निकाल सकते। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। फिर बात करते हैं टेलीकॉज के बारे में। एक अच्छी खबर है, भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी जो टेलीकॉज यानी कि टेलीकॉम कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं हमारे देश में, उनकी जो बैंक गारंटीज़ हैं वो पैसे सरकार वापस रिटर्न कर देगी। ऐसा हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जूनियर मिनिस्टर जो हैं कम्युनिकेशंस के देवू सिंह चौहान साहब, इन्होंने बताया है। और ये खास करके वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। क्या था कि जो बैंक गारंटीज़ देनी थी ये करोड़ों में हैं, राइट, 15,000 करोड़, 8,000 करोड़, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं। तो यू कैन इमेजिन कि इतनी बड़ी बैंक गारंटीज देते हैं तो आपके ये 15,000 करोड़ जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। तो सरकार ने अब ये डिसीजन लिया और ये अच्छा डिसीजन लिया है कि ये बैंक गारंटीज जो हैं वो वापस कंपनीज को दी जाएगी। और इसके बदले में क्या होगा कि जो इंस्टॉलमेंट पे करना है, राइट, तो ये इंस्टॉलमेंट 13 महीने के बाद पे करना है, क्योंकि सरकार ने इस पर मोराटोरियम दिया है। तो जो एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट है तो इस इंस्टॉलमेंट के पैसे जो हैं वो आपको अभी से पे कर देने पड़े या फिर अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे, इसकी बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। बाकी की जो बड़ी अमाउंट है वो आप वापस ले सकते हैं। अब जो वोडाफोन आइडिया है VI, तो VI के 15,000 करोड़ हैं तो ये अनब्लॉक हो जाएंगे। सेम थिंग गोज विद भारती एयरटेल, उनके कुछ 7,000 से 8,000 रुपये बैंक 8,000 करोड़ रुपए जो हैं वो बैंक गारंटी में
अभी ब्लॉक्ड हैं, तो ये भी पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। वोडाफोन आइडिया जो है वो एक लंबे समय से सरकार को कह रही है कि जल्द से जल्द ये पैसे जो है वो रिलीज़ करवा दीजिए, क्योंकि ये कंपनी लॉस क्रिएट कर रही हैं और अपना 4G नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए, जियो और एयरटेल के साथ कॉम्पीट करने के लिए इनको अपना 4G नेटवर्क इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए उनको पैसे। तो अगर मार्केट में से पैसे लेंगे तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो अगेन आपका प्रॉफिट कम होगा या फिर नुकसान भी हो सकता है। तो बेटर इज़ कि आपके पैसे जो ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक हो जाए, तो एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर वोडाफोन आइडिया एज वेल एज वेरी गुड न्यूज़ फॉर टेलीकोज इन आवर कंट्री। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ऑटो एक्सपोर्ट्स की बात करें। हमारे देश में जो टू व्हीलर्स हैं उनका सेल्स जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स हैं, खास करके टू व्हीलर्स जो हैं, तो ऑल टाइम हाई आउट ऑफ कंट्री यानी कि एक्सपोर्ट्स जो किए हैं तो ये ऑल टाइम हाई में रहे हैं। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख यूनिट्स जो बेंचमार्क था तो इसको क्रॉस किया है। और ये सारे देश नाइजीरिया, नेपाल, कोलंबिया, बांग्लादेश, केन्या, मेक्सिको, फिलीपाइंस, ग्वातेमाला, ऑस्ट्रिया, युगांडा, इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये सारे टू व्हीलर्स हमारे देश के जो हैं, ये होंडा एक्टिवा, फिर मोटरसाइकिल्स, जुपिटर वगैरह जो हैं, स्कूटर्स एंड मोपेड्स एंड एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। और पिछले अगर आप 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ओवरसीज शिपमेंट का जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड जो है वो फ़िलहाल ब्रेक हुआ है। हमारे देश में सेल्स जो है वो थोड़ा कम हुआ है, उसके पीछे पेंडेमिक एक रीज़न है। फिर BS6 एमिशन नॉर्म्स आ गए, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट आई पेंडेमिक की। इसकी वजह से रूरल एरिया में जो एक डिमांड थी टू व्हीलर्स की वो थोड़ी ड्रॉप हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल्स खरीदे हैं, स्कूटर्स खरीदे हैं, क्योंकि वो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना जो है वो थोड़ा कम पसंद करते हैं। बिकॉज ऑफ कोविड के टाइम पर लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन अब उन्होंने मोटरसाइकिल्स खरीद लिया। तो और स्कूटर्स और टू व्हीलर्स ऐसी चीज़ हैं जो आप एक बार लेते हैं तो कम से कम 5 साल 6 साल उसको चलाते हैं। तो दिस कुड बी वन रीज़न कि एक समय पर पीक देखने को मिला था टू व्हीलर सेल्स का लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन ओवरसीज मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो दैट्स अ गुड थिंग। टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टोटल जो हम व्हीकल्स शिपमेंट करते हैं, टोटल व्हीकल्स जो एक्सपोर्ट करते थे उसका 80% जो है वो टू व्हीलर्स होते हैं। और पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 17 में हमने 7,58,727 यूनिट्स बेचे थे, एक्सपोर्ट किए थे। और कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 1,08,271 यूनिट्स जो हैं वो हमने 2017 में एक्सपोर्ट किए थे। तो ये उसका पीक था उस टाइम पर। अभी ये पीक जो है दोनों पैसेंजर व्हीकल्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स में अभी भी ये पीक जो है वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, तो इसमें थोड़ा एक स्लगिशनेस या फिर एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन टू व्हीलर्स आर डूइंग वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑयल हंट। नीति आयोग ने भारत सरकार को एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल ये है कि भारत सरकार और स्टेट कंपनीज जो हैं ये मिलकर फाइनेंशियल रिस्क उठाए और हम फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करें ताकि हमारे देश में हम ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन जो होता है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। नीति आयोग ने यह कहा है कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इसके लिए क्रिएट किया जा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, स्टेट रन ऑयल एंड गैस कंपनी यानी कि सरकार और जो सरकार की कंपनीज हैं, ONGC हैं, HP एक्सेट्रा, तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो भी इक्वली फंड, लेट्स से कि 100 करोड़ अगर सरकार ने निकाले तो 100 करोड़ ये कंपनीज निकालेगी। और फिर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल में क्या होगा कि एक फॉरेन की कंपनी को हायर किया जाएगा, एक प्रकार से पार्टनर बनाया जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी के तौर पर काम करेगी। ये फॉरेन की कंपनी पैसों का रिस्क नहीं उठाएगी, पैसे सारे सरकार के लगेंगे। ये जो फॉरेन की कंपनी है जिनका एक्सप्लोरेशन में अच्छा काम है, जो एक्सप्लोरेशन में उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो ऐसी कंपनी को ऑन बोर्ड लाया जाएगा। तो पैसे हमारे, मेहनत वो करेंगे और फिर ऑयल जो अगर मिलेगा तो उसमें फिर उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट। या तो आप पैसा ले जाए उसके या फिर आप ऑयल खरीदें, जो भी आपको चाहिए, ऑयल का शेयर चाहिए तो ऑयल या फिर पैसे, तो वो फाइनलाइज किया जा सकता है। लेकिन ये कॉमर्शियली दोनों के लिए वायबल रहता है। इस प्रकार से ही एक्सप्लोरेशन जो है वो किया जाता है। अब हमने कोशिश की कि हम फॉरेन की कंपनीज़ को अट्रैक्ट करें, लेकिन ऐसी कोई भी ख़ास फॉरेन की कंपनीज़ जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं और भारत जो है वो डेस्परेटली
चाहता है कि मीन्स वी नीड ऑयल, राइट, वी नीड फ्यूल, क्योंकि डेवलपिंग देश हैं, बहुत सारी डिमांड है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि पिछले 7 सालों में जितना हम ऑयल प्रोड्यूस करते थे तो उसका 1/5 जो है वो अब कम हो चुका है, यानी कि अब हमारे ऑयल के जो वेल्स हैं वो धीरे धीरे ड्राई होने लगे हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम पॉसिबल हो तो दूसरी जगह पर ऑयल को ढूंढें। इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। और पहले हम 77% जितना ऑयल इंपोर्ट करते थे, आज हम 85% जितना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए पिछले 7 सालों में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कोई भी फॉरेन प्लेयर को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। इसी के साथ फॉरेन की कंपनीज जो हैं उनको डर ये रहता है कि रेगुलेटरी लैंडस्केप जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज होने लगते हैं। कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किया और उसके बाद सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर उस कंपनी ने अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, उसके बाद रूल्स चेंज होते हैं, तो ऐसे माहौल में कोई भी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जियोलॉजिकल डेटा की क्वालिटी जो है वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इस इंडस्ट्री में चाहिए। तो ये 2 बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हम फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। फिर बात करते हैं DADR हाइक के बारे में। व्हाट इज़ DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, डियरनेस यानी कि महंगाई, और महंगाई भत्ता जो जिसको कहते हैं, और डियरनेस रिलीफ। तो DADR जो है, यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि इन दोनों में 3% का हाइक, यानी कि अब 34% टोटल इसमें एक उछाल देखने को मिलेगा। और इसका फ़ायदा जो है वो 11.6 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और जो पेंशनर्स हैं उनको मिलेगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो सरकार जो है वो सैलरी एडजस्ट करती है, इज़न्ट इट, सैलरी जो है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इसको एडजस्ट किया जाता है हर साल। तो DNS अलाउंस और DNS रिलीफ जो है उसमें एक बदलाव देखने को मिला है, और इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2022 से होगा। तो जितने भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर्स हैं तो उनको एक साथ सारे पैसे जो हैं वो अभी तक के मिलेंगे 2-3 महीने के, और बाकी के जो हैं वो हर मंथ उनको मिलते रहेंगे। 7th सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही ये इंक्रीज़ किया गया है। और टोटल कितने पैसे इसमें सरकार को खर्च करने पड़ेंगे, 9,544.50 करोड़ पर एनम। तो हर साल सरकार को इतने पैसे जो हैं वो, या फिर इस साल जो हैं वो इतने पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी होता है, पता है क्या? ये पैसे जो हैं जब लोगों के हाथों में आते हैं तो पैसे जो हैं लोग खर्च करते हैं, तो वो पैसे इवेंचुअली इकोनॉमी में ही आ जाते हैं, तो उससे फ़ायदा ही होता है, इसमें कोई नुकसान बिल्कुल नहीं है। अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे और बैंक में रहेंगे तो फिर बैंक को काम आएंगे, तो काम तो आएंगे ही, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इकोनॉमी का पार्ट ही बन जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है। ये लगभग लेट्स से 9,500 करोड़ हैं, तो ये मार्केट में ही आ जाएंगे धीरे धीरे करके। ड्रग मेकर्स इन इंडिया, ये प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत के जो ड्रग मेकर्स हैं तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस बैक्ड एक मेडिसिन पेटेंट पूल है, तो इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओरल एंटीवायरल ड्रग हैं उसका जेनेरिक वर्जन भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक सब लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो 4 कंपनीज हैं और इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ फाइज़र, राइट। फाइज़र कंपनी जो है तो इसकी एक ओरल कोविड-19 एंटीवायरल मेडिसिन है, इसका नाम है निर्मा-ट्रेलवीर। तो ये निर्मा-ट्रेलवीर जो है ये ओरल मेडिसिन, एक दवाई है, इंजेक्शन नहीं है। तो इसका जेनेरिक वर्जन जो है वो भारत के ड्रग मेकर्स बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो एक रेटिंग एजेंसी ने 2022 के लिए 9.5 से कम करके 9.1 कर दिया है। तो किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये अनाउंस किया है? तो इसका आंसर है मूडीज़, राइट। इसका आंसर है मूडीज़। चारों की 4 कंपनीज जो हैं ABCD, ये चारों की 4 कंपनीज जो हैं वो रेटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन 9.5 से 9.1 जो है वो मूडीज़ ने कहा है। और क्यों डाउनग्रेड किया है? सबसे मेन रीज़न जो बताया दैट इज़ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है, तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर भी होगी। इसकी वजह से खास करके फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है,
फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपेंसिव हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो इतनी आएगी कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ जो है वो 0.4% कम होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारे देश में 65,000 जितनी स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं, और हाल ही में पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि इन 65,000 स्टार्टअप्स में से कुछ एक्स अमाउंट की स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। यूनिकॉर्न यानी कि एक ऐसी स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। तो आज हमारे देश में कितनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं? इसका आंसर है 90, राइट। ये पीयूष गोयल साहब ने बताया है। और इस साल ही पिछले 12 महीनों की बात करें तो 40 स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न बनी 12 मंथ्स में, राइट। और इसकी वजह से टोटल आंकड़ा जो है वो हो गया है 90। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर loving this series. Thank you very much for sharing this series with other students. Stay curious. I'll see you soon with some more interesting videos. And आपको पता होगा कि एक नई सीरीज़ की शुरुआत जो है वो हमने कर दी है। कल उसका पहला लेक्चर लॉन्च किया गया है, अवेलेबल है चैनल पर। इसका नाम है हाउ टू अचीव बिग गोल्स। तो देखिएगा इस वीडियो को ज़रूर। आई एम श्योर यू विल फाइंड सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस वीडियो। और आज भी एक और वीडियो आएगा। We'll talk about it in the video itself. So see you soon, right? Till then, God bless you all. Jai Hind.